ट्रंप बहुत सोच समझकर कोई फैसला ले, नेतन्याहू ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दोस्तों, कोई इजराइल का विपक्षी नेता ये बोले तो नेतन्याहू शायद ये झेल जाए, लेकिन दुनिया के सामने एक ऐसा शख्स आया है जिसकी न केवल दुनिया के अंदर बहुत विश्वसनीयता है बल्कि अमेरिका के अंदर वो बहुत पॉपुलर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों बिल क्लिंटन की। बिल क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और न केवल राष्ट्रपति बल्कि उन राष्ट्रपतियों में से हैं जो कि बहुत ही अपने टाइम पे पॉपुलर रहे। वो अलग बात है कि उनके दौर में उन पर तमाम तरह के स्कैंडल्स के आरोप भी लगते रहे, लेकिन बिल क्लिंटन उन राष्ट्रपतियों में से हैं दोस्तों जिन्होंने अपने राष्ट्रपति रहते हुए भारत यात्रा की थी और उसी दौर से भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरने और बेहतर होने, मधुर होने शुरू हुए थे। बिल क्लिंटन की जो दुनिया भर को लेकर समझ है, जो सूझबूझ है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया है इजराइल के पीएम नेतन्याहू के लिए। दोस्तों, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है बिल क्लिंटन ने और उन्होंने विस्तार से इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी चर्चा के दौरान। और जो उन्होंने बात बोली नेतन्याहू के लिए वो देखनी और समझनी जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी में बोला कि नेतन्याहू हैज लॉन्ग वांटेड टू फाइट ईरान बिकॉज दैट वे ही कैन स्टे इन ऑफिस फॉर एवर एंड एवर। आई मीन ही इज बीन देयर मोस्ट ऑफ लास्ट 20 years। दोस्तों, एक टीवी शो द डेली शो नाम का बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है, उसमें इंटरव्यू देते हुए बिल क्लिंटन ने कहा कि नेतन्याहू तो चाहते ही हैं कि युद्ध हो, वो चाहते हैं कि जंग हो, क्योंकि इस जंग के जरिए वो 20 साल से इजराइल की सत्ता में काबिज हैं और वो आगे भी फॉर लॉन्ग एंड एवर, मतलब लंबे वक्त तक इजराइल की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। मतलब वो इजराइल के पीएम पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं बिल क्लिंटन कि इजराइल के पीएम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी सत्ता बचा पाए और वो अपने देश में जानबूझकर वो चाहते हैं कि युद्ध जैसे हालात बने ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। और तो और दोस्तों, आगे जो बात वो बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप को चिताते हुए, वार्न करते हुए बोलते हैं, डिफ्यूज द करंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान एंड एंड द आउटराइट कांस्टेंट किलिंग ऑफ सिविलियंस। मतलब वो ट्रंप से गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल और ईरान के बीच का ये संघर्ष रोका जाए ताकि जो आम लोगों का, मतलब उनकी हत्याएं हो रही हैं, आम लोगों को जानमाल का नुकसान हो रहा है, जल्द से जल्द उसमें रोकथाम लगे। आगे वो कहते हैं, बट आई थिंक वी शुड बी ट्राइंग टू डिफ्यूज इट एंड आई होप प्रेसिडेंट विल डू इट। मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेसिडेंट ये करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप ये करेंगे। वो अपने देश के राष्ट्रपति से ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस युद्ध को रुकवाइए, जानमाल का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति जो गद्दी में रहे हैं, जो जानते हैं कि इजराइल के पीएम कैसे काम करते हैं, इजराइल के पीएम की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, इजराइल के पीएम बेसिकली उनकी क्या राजनीति है, वो ये कह रहे हैं देखकर कि नेतन्याहू दरअसल ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सत्ता में कायम रहे। इजराइल के 20 सालों से वो हैं और आगे भी वो बने रहना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि बिल क्लिंटन भले ही बढ़ा चढ़ाकर कहते हुए दिखाई दे, क्योंकि बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। देखिए, अमेरिका में 2 पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है और क्लिंटन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है, तो जाहिर तौर पर दोनों के विचारों में भिन्नता हो सकती है। लेकिन जब विदेश नीति की बात आती है तो अमूमन राजनेता कोशिश करते हैं कि एक ही तरह की बात बोले। कम से कम हमारे देश में तो होता ही है ऐसा, अमेरिका में होता नहीं होता है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू घरेलू पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, हुआ क्या, कुछ वक्त पहले इजराइल में विपक्षियों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया संसद भंग करने का, और जो गठबंधन की सरकार चला रहे नेतन्याहू, उनके सहयोगियों ने भी कह दिया कि हम भी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तब से लगातार अटकलबाजी शुरू हो गई कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ सकती है। हालांकि ये जो मामला है, ये मामला इजराइल और ईरान के संघर्ष से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग मामला है, ये इजराइल की घरेलू पॉलिटिक्स का है। लेकिन मैं आपको नेतन्याहू के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो हालात हैं उसको लेकर बता रही हूँ। हालात, नेतन्याहू अपने देश में ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो मतलब थम्पिंग मेजोरिटी से आई हो या फिर उनको पूर्ण बहुमत की सरकार को चला रहे हो या फिर पूरा समर्थन उनको अपने देश से मिल रहा हो। हालांकि जब किसी भी देश में वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जब शहरों में मिसाइलें दागी जा रही हो, लोग बंकरों में हो, तो उस वक्त किसी भी स्तर पे, किसी भी हाल में जो जनता है वो कभी भी नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा हुआ तो जो हालात हैं देश के अंदर वो खराब हो जाएंगे।
तो अव्यवस्था फैल जाएगी, तो कोई भी जनता ऐसा नहीं चाहेगी, ना ही ईरान में जनता चाहेगी ऐसे हालात में, ना ही इजराइल में। ये सब जनता तब सोचती है जब शांति का माहौल होता है कि सत्ता बदली जाए, किसी और नेता को यहाँ पर लाया जाए। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इजराइल में एंटी ईरान सेंटिमेंट बहुत प्रभावी है, बहुत प्रभावी है एंटी ईरान सेंटिमेंट। और एंटी ईरान सेंटिमेंट के जरिए वहां की पॉलिटिक्स बहुत उसकी एक तरह से इंपॉर्टेंट दूरी के इर्द गिर्द दौड़ती है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या नेतन्याहू उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अब बिल क्लिंटन तो ये आरोप लगा रहे, हम तो आरोप नहीं लगा रहे, बिल क्लिंटन ये आरोप लगा रहे नेतन्याहू पर कि वो चाहते हैं कि युद्ध हो ताकि वो अगले आने वाले कुछ सालों तक भी उस कुर्सी पर बने रहे, क्योंकि वो 20 सालों से उस कुर्सी पर है। लेकिन ट्रम्प क्या कह रहे हैं? ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि इजराइल जीत रहा है तो मैं उनको रोक नहीं सकता। दोस्तों इस पूरे मसले को लेकर आज 9वां दिन हो गया, 9 दिन ये भीषण सैन्य संघर्ष चल रहा है। और अभी इस पूरे मसले में ट्रम्प से पूछा गया कि वो कब फैसला लेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो 2 हफ्ते में फैसला लेंगे। और अब दोस्तों ट्रम्प कह रहे हैं कि क्योंकि इजराइल जीत रहा है तो उनको रोक नहीं सकते। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट और उससे ताकतवर पद पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। इस पूरे ग्लोब में जो सबसे एक ताकतवर इंसान है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भी इजराइल के पीएम को या इजराइल को नहीं रोक सकते हमले करने से क्योंकि वो जीत रहे हैं, तो फिर या तो वो वाकई में बड़े हेल्पलेस हैं या फिर वो हेल्पलेस होने का नाटक कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो नुकसान है वो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। ऑफ कोर्स इजराइल में तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन ईरान में तो बहुत ही बड़े लेवल पर हो गया। दोस्तों आज भी खबर आई कि ईरान की सेना के 3 और कमांडर्स के मारने का दावा इजराइल कर रहा है। इससे पहले भी उनके टॉप कमांडर्स को इजराइल ने मार दिया। इसके अलावा दोस्तों 6 परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया गया। इस पूरे मसले में दोस्तों ईरान के कई शहर हैं, जैसे खोरमाबाद है, कोम है, इस्फहान है, इन शहरों में मिसाइलें दागी जा रही हैं और लगातार जो जानमाल के नुकसान की खबर आ रही है ईरान से बहुत ज्यादा आ रही है। और ईरान लगातार अब पूरी दुनिया के आगे कह रहा है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक बैठक हुई जिसमें ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अपनी बात रखी और उन्होंने जो बात बोली वो बहुत समझने और सुनने वाली बात है। वो कहते हैं अपने देश के लिए कि ये जंग नाजायज है और हम पर जबरन थोपी गई। दोस्तों ईरान अब पूरे स्तर पे अपने आप को विक्टिम की तरह दिखा रहा है। वो ये कह रहा है कि हम तो जंग के लिए तैयार ही नहीं थे, हम तो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, अमेरिका और इजराइल ने हमारे साथ छल किया, हमको अमेरिका बातचीत के टेबल पर लाया और इजराइल ने हम पर हमला कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि एक ही देश से आप बातचीत भी कर रहे हैं और फिर उसी देश से आप कहते हैं आप हथियार भी डालिए, हम आपसे समझौता करने को तैयार है। तो ईरान ये कह रहा है कि समझौता या फिर अभी सीज फायर तो तभी होगा जब इजराइल हमला करना बंद करेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हमला करना बंद कर दे, ईरान अपनी तरफ से पॉज बटन दबा दे लेकिन इजराइल का पॉज बटन ना दबे, तो आप सोचिए ईरान में कितना नुकसान हो जाएगा। दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में कहा कि आज ये 10 करोड़ की आबादी वाला देश एक बड़े हमले का शिकार है। ये हमला उस शासन की ओर से किया जा रहा है जो पिछले 2 साल से फिलिस्तीन में भयानक नरसंहार कर रहा है और अपने पड़ोसी देशों की जमीनों पर कब्जा जमाए हुए है। मैं आप सभी को आपकी कानून और नैतिक जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र को वो याद दिला रहे थे कि अपनी नैतिकता, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। मानवाधिकार परिषद के हर सदस्य और पर्यवेक्षक देश को इस गंभीर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ईरान अपने आप को एक विक्टिम की तरह दिखा रहा है कि देखिए हम तो विक्टिम है, हम तो तैयार भी नहीं थे युद्ध के लिए, हम पर युद्ध थोपा गया है और अब क्योंकि युद्ध थोप दिया गया है तो हम हथियार तब तक नीचे नहीं करेंगे, हम पॉज बटन नहीं दबाएंगे जब तक इजराइल ऐसा नहीं कर देता। हालांकि दोस्तों अब इस पूरे मुद्दे पर हर लिहाज से पॉज बटन का लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोचिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अगर ये कह रहे हैं कि ट्रम्प इस बात को समझे कि जितनी जल्दी हो सके इस संघर्ष को रोका जाए, तो आप सोचिए कि मामला कितना गंभीर है। 9 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। अब वो 2 हफ्ते के बीच भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद फैसला लिया तो ऑफकोर्स इजराइल के तो पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, लेकिन ईरान का क्या होगा? आप सोचिए कितनी बड़ी तबाही वहां मच जाएगी। और ये सब कुछ पूरी दुनिया होते देख रही है। सोचिए पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर हैं, सब अपने अपने देश में बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर बनते हैं, तो क्या कर रहे हैं? G7 की बैठक अभी हुई, दुनिया के तमाम मुल्क वहां पर मौजूद थे। क्या निकलता है इन बैठकों से जब वो इतने भीषण युद्ध नहीं रुकवा पाते? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।